Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today the date is 31st January, so let's get started. Here missing CM Soren shows up in Ranchi, again not our concern. ऑलराइट उनके अगेंस्ट ईडी की कुछ रेड चल रही है बट यहाँ पर एक पॉइंट देखिए एमएलए साइन लेटर ऑफ सपोर्ट विदाउट नेम। ये तो मतलब डेमोक्रेसी का तो खिलवाड़ बन चुका है। अगर ये जेल जाते हैं इन केस तो इन्हें सीएम पद से रिजाइन करना पड़ेगा एंड अल्टीमेटली ये अपनी वाइफ को बनाना चाह रहे हैं चीफ मिनिस्टर। राइट, सो डेमोक्रेसी इज लाइक सर्कस। इमरान सेंटेंस टू 10 ईयर इन प्रिजन अहेड ऑफ पाकिस्तान पोल्स। अब इनकी पॉपुलैरिटी ग्राउंड लेवल पर सबसे ज्यादा है, इवन नवाज शरीफ से भी ज्यादा है। ओके, तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त कितनी ज्यादा फ्रेजाइल है। नवाज शरीफ हैं एक तरफ, वो अभी अभी एक्साइल से लौटे हैं। दूसरे ये हैं, ये ऑलरेडी जेल में पड़े हुए हैं। ये तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि पॉलिटिकल वैक्यूम है पाकिस्तान में इस वक्त। और ऊपर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अटैक्स इन पर होते रहते हैं। ईरान के साथ अभी इनकी अच्छी खासी एक छोटी सी लड़ाई भी हुई थी, हालांकि बाद में सीज फायर हो गया उनके बीच में। ऑलराइट, बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। ऊपर से इस टीटीपी को सपोर्ट करता है तालिबान जो अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। और उनको कहीं ना कहीं ये इल्यूजन है कि जिस तरह हमने अफगानिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बना दिया है, ओके, अपने कंट्रोल में लेकर, तो हम टीपीपी के थ्रू इनडायरेक्टली पाकिस्तान को भी कंट्रोल कर सकते हैं रादर देन द पाकिस्तानी आईएसआई कंट्रोलिंग अस। राइट, तो काफी सारी चीजें चल रही हैं पाकिस्तान में भी, बट उधर जो भी इंस्टेबिलिटी होगी उस इंस्टेबिलिटी का असर इंडिया पे जरूर पड़ता है। ये है मिस्टर बालाजी जो इस वक्त जेल में है। यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा है कि ही इज स्टिल सर्विंग एज मिनिस्टर बट विदाउट पोर्टफोलियो। बिना पोर्टफोलियो के कोई 230 डेज से सर्व कर रहा है एज अ मिनिस्टर, कंटिन्यूइंग टू रिमेन एज अ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो डिस्पाइट हैविंग बीन इम्प्रिजन्ड फॉर ओवर 230 डेज इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। बाकी ये हमारा कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये था कि गवर्नर ने इनको डिसमिस कर दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग ये मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दैट मिनिस्टर होल्ड पोस्ट ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर। ठीक है, बट ये डिसमिसल तभी हो सकता है जब चीफ मिनिस्टर इसको रेकमेंड करें। बट यहाँ पर चीफ मिनिस्टर मिस्टर एम के स्टालिन ने ऐसा कोई रिकमेंडेशन दिया नहीं था। गवर्नर ने अपने आप से इनको डिसमिस कर दिया और कह दिया कि ये मेरी डिस्क्रिशनरी पावर है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है क्लियरली। तो ये केस मद्रास हाई कोर्ट में है और उसके अंडर में जब भी कोई जजमेंट निकल के आएगा तब हम उसको अपडेट करेंगे। कल जो चंडीगढ़ में हुआ है ना, ये सीरियसली मतलब कह सकते हो, क्या बोले इसको, डेमोक्रेसी का सत्यानाश कर रखा है। देखिए, एक तरफ थी आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस जिनके पास थे 20 वोट्स, राइट। दूसरी तरफ थी बीजेपी जिनके पास थे आई थिंक 14 और 16 वोट समथिंग, 16 वोट्स। ठीक है, दूसरी तरफ बीजेपी के पास थे 16 वोट्स। अब इनको इलेक्ट करना था मेयर, तो वोटिंग हो गई। उसके बाद अब ये होता है कि जैसे बैलेट से यहाँ पे वोटिंग होती है, तो आपको सिर्फ वो नाम लिखना है जिसके फेवर में आपने वोट दिया है। अगर सपोज कि आपने कहीं गलती से एक या दो क्रॉस भी मार दिए तो आपका वोट इनवैलिड काउंट कर लिया जाएगा, या कहीं पे सपोज कि इंक का कुछ मार्क रह गया तो भी आपका वोट इनवैलिड हो जाता है। तो यहाँ पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी से 8 वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। ठीक है, तो इलेक्शन किस तरीके से जीत लिया गया? 16:12 से बीजेपी ने इलेक्शन जीत लिया और बीजेपी ने अपने आदमी को मेयर बनवा दिया है। अब उसके बाद एक वीडियो सर्कुलेट हुआ जहां पर जो ऑब्जर्वर था, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर पहले बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ओके, तो न्यूट्रलिटी तो पहले भी नहीं थी। दूसरा, एक दिन पहले यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसने एक दिन पहले मीडिया की एंट्री को बंद कर दिया कि मीडिया इस टाइम प्रेजेंट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो लीक हुआ जिसमें वो क्लियरली दिख रहे हैं कि ये जो बैलेट पेपर होते हैं ना, ये बाद में सभी पार्टी मेंबर्स जो बैठे होते हैं ना उनके सामने ही ओपन किए जाते हैं। बट एक वीडियो में देखा गया कि ऑब्जर्वर खुद इन पेपर्स को ओपन कर रहा है और उस पर कुछ टिक कर रहा है और फिर धीरे से सीसीटीवी की तरफ देखता है। ओके, तो यहाँ पर आप सीधे कह सकते हो कि दिस वॉज रियली मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस वॉज शेमलेस कैप्चर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ऑब्वियसली अब मैटर हाईकोर्ट में जाएगा। यहाँ पर प्रोटेस्ट पे भी बैठे थे लोग कि तो पावर कैप्चर करने के लिए इस तरह की चीज है, ये तो फिर पूरी डेमोक्रेसी को पैरेलल पे ले जाती है।
जरांग पाटिल ये जो मराठास कुणबी कास्ट के लिए रिजर्वेशन मांग रहे थे, अब इनका कहना है कि हम सरकार को लूज नहीं पड़ने देंगे, आपने जो प्रॉमिस किया है उसको 1 हफ्ते के अंदर पूरा कीजिए। बट एट द सेम टाइम जो ओबीसी कम्युनिटीज हैं वो भी अपने आप को प्रोटेस्ट के लिए तैयार कर रही हैं कि अगर आप मराठास को भी ओबीसी में डाल दोगे तो जो 27% की पाई है वो रिड्यूस हो जाएगी हमारी। राइट, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए बड़ा टफ टाइम है यहाँ पर। कर्ब्स ऑन लिकर सेल डू नॉट एक्सटेंड टू म्युनिसिपल एरियाज। बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि हाईवेज, नेशनल स्टेट हाईवेज के अराउंड विद इन 500 मीटर आप लिकर सेल नहीं कर सकते, हम इसको बैन कर रहे हैं। तो उस पर अभी क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये म्युनिसिपल एरियाज पर एक्सटेंड नहीं होगा ये। देखिए, अब ये सब जुडिशियल ओवर रीच की बातें थी, क्योंकि ये सब बनाना, ये लॉ क्रिएट करना, इस तरह की चीजें ये लेजिस्लेचर कर सकता है या गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है इन एग्जीक्यूटिव एक्शन, बट जुडिशरी का काम नहीं है इस तरह के रूल्स बनाना। ऑलराइट, तो यू कैन कोट इट एज एन एग्जांपल ऑफ जुडिशियल ओवररीच। अब यहाँ पे देखिए एक माइनर बच्ची का रेप केस, 14 ईयर ओल्ड माइग्रेंट गर्ल। नो, ये माइग्रेंट गर्ल, ठीक है, इसको आप उस तरीके से लिखिएगा कि ये हुआ कहाँ पर है, ये केस इडुक्की में, ठीक है। और जो माइग्रेंट आते हैं तो इनकी जो सिक्योरिटी है ना वो एक हमेशा से कंसर्न रहती है। कई बार लोग चौल में रहते हैं, कई बार लोग रोड साइड पर भी रहते हैं, तो इनकी जो सेफ्टी होती है, स्पेशली इनके साथ जो गर्ल चाइल्ड होती है, वो इंश्योर करना स्टेट का काम है। ओके, और इन लोगों को पनिशमेंट कितनी मिली है? 90 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 90 years। राइट, तो माइग्रेंट्स की सेफ्टी की बात है वहां पर। कांगला फोर्ट मणिपुर में। अब सबसे पहले याद कीजिए अरम्बई तेंगोल को, हमने ये पढ़ा था एक बार डिस्कशन में इंडियन एक्सप्रेस के। अरम्बई तेंगोल कुछ नहीं है, ये एक तरीके का आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप है, या आप कह लीजिए कि मिताइस का एक ग्रुप है, ठीक है, अनऑफिशियल, जिसने सारे एमएलएस को बुलाया कांगला फोर्ट में, उनसे एक ओथ डिलीवर करवाई, इवन इंक्लूडिंग द सीएम, उन्होंने भी उसको एग्री किया। यहाँ पर इन्होंने 6 पॉइंट डिमांड रखी है अपनी। कहीं ना कहीं इनका सीधा सा एक गोल है कि कुकीज, जो और जितनी भी अदर कम्युनिटीज हैं इनको मणिपुर से निकालिए, ठीक है, और एक मणिपुर कल्चर को ही रिवाइव करने की कोशिश है। बट इस तरीके से इलेक्टेड लोगों का यहाँ पर, जिनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना, सबको एक साथ लेकर चलना, उनका इनके सामने एक तरीके का सरेंडर हो जाना ठीक नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। ये See, the 6 point oath called upon the center to do following. First, abrogate the tripartite suspension of agreement, okay, जो साइन किया गया था कुकी, जोमी एंड हमार मिलिटेंट्स के साथ 2008 में, कि आपके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस भी अटैक नहीं करेंगे, आप भी अटैक नहीं करेंगे। ओके, तो एक तरह का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट था, यहाँ पर ये वर्ड मिसिंग है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट। ओके, तो इसको एप्रोगेट करने की डिमांड की इन्होंने। दूसरा, इम्प्लीमेंट कीजिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी कि वही एनआरसी जिस तरह असम में की गई है यहाँ भी कीजिए। मणिपुर सिर्फ यहाँ के उन लोगों के लिए होना चाहिए जो आज़ादी के टाइम यहाँ रहते थे, बाद में आए हुए इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश या म्यांमार, उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए, यूजिंग 1951 एज द बेस ईयर। थर्ड, बॉर्डर फेंसिंग कीजिए पूरे इंडिया म्यांमार बॉर्डर की, और रिप्लेस कीजिए असम राइफल्स को, क्योंकि असम राइफल का कहीं ना कहीं टिल्ट और थोड़ा बायसनेस देखा गया इस पूरे कन्फ्लिक्ट में कुकीज के फेवर में। राइट, इसके अलावा डिलीट कीजिए कुकीज को फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब लिस्ट, तो ये तो सेंटर ने दिया भी है मणिपुर गवर्नमेंट को कि आप बताइए इस पे क्या करना चाहिए। एंड लास्टली, रीलोकेट कुकी रेफ्यूजीज इन मणिपुर टू मिजोरम, ये जो कुकी रेफ्यूजीज जो मणिपुर के हिल एरियाज में रह रहे हैं, इनको वापस भेजिए मिजोरम। राइट, तो ये 6 डिमांड है इनकी। नाउ दिस 6 point oath फेल टू मेंशन द डिसआर्मामेंट। अब मैंने आपको बताया था कि जितने भी हथियार वगैरह लूटे गए, इवन ऑटोमेटिक राइफल्स एंड ऑल, उसमें से वन थर्ड ही वापस रिट्रीव की गई है, 2/3 अभी भी लोगों के ही पास है। ओके, सो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द 6,000 ऑटोमेटिक राइफल्स एंड ओवर 5 lakh राउंड्स ऑफ लाइव एम्यूनिशन from various police armories were handed over to ragtag mobs are reportedly still with the Arambai Tengol, the armed militia under whose dictate and supervision this oath-taking event was held. ओके, तो अरम्बई तेंगोल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये क्या है। ओके, तो मणिपुर को याद रखेंगे। दूसरा, आप कांगला फोर्ट को याद रखेंगे, ये भी मणिपुर में, ये वही जगह है जहां पर ओथ ली गई है। So all this agenda reinforces the partisan image and the role of Meitei legislature in Manipur violence.
इन सभी लेजिस्लेचर का यहाँ पर जाना, इंक्लूडिंग विद सीएम का इस पे एग्री करना इन पे, ये तो कहीं ना कहीं दिखाता है इसकी इस पूरे कन्फ्लिक्ट में जो मणिपुर गवर्नमेंट थी वो थोड़ा सा बाइस थी अगेंस्ट दी कुकीज, राइट। ओके, नेक्स्ट। तो अब इस सबसे होगा क्या? दिस विल शार्पन द इमोशनल, डेमोग्राफिक एंड टेरिटोरियल डिवाइड बिटवीन कुकीज, जोमी, हमार एंड मिताई। अब यहाँ पर 3 लेजिस्लेचर्स थे, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस प्रदेश कमेटी। दे वर फिजिकली असॉल्टेड बाय Arambais for attributing the violence to the misrule by बीजेपी। अब ओबियसली कांग्रेस के हैं तो ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे बीजेपी को कि आपकी वजह से मणिपुर की ये हालत हुई है, तो वहां पर उनको फिजिकली असॉल्ट भी किया गया है। ठीक, यानी कि आप सीधे सीधे आवाज दबा रहे हो डिसेंट की, एंड वायलेंट इंटॉलरेंस बढ़ रहा है इसमें। यहाँ पर इन लोगों ने वैंडलाइज भी किया था रेसिडेंस ऑफ कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के, जो कह रहे थे कि कुकीज के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है वायलेंस। Meitei legislatures have abandoned their primary constitutional duty and oath to protect India's constitution. And armed militia chose Kangla Fort. तो क्यों इन्होंने कांगला फोर्ट ही चूज किया? Reason is to demonstrate its determination to not only revive the glorious past of Kanglepak, ये एक local name है for Meitei kingdom. Second is fulcrum to revive Meitei indigenous tradition, culture and religion. Religion मतलब Sanamahi. Okay. Another reason is elected representatives of democratic states जिनकी primary allegiance होना चाहिए constitution की तरफ, they are also pliable and can be blackmailed under duress to capitulate to the partisan communal agenda. Now इसके dangers क्या हैं? This event was organized to convey a strong political message to New Delhi. 38 odd Meitei legislature plus the chief minister who also later signed this pledge. So although the Arambai Tengol is largely seen as a private militia, it also represents a calibrated organizational attempt to revive Meitei indigenous culture, tradition, religion, much like the radicalization of youth in Punjab in 1980s during भिंडरावाले। देखिए, तो ये बहुत डेंजरस साइन है। इस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को अभी कंट्रोल करना जरूरी है। अगर ये एक बार हाथ से बाहर निकल गई तो वो पंजाब जैसी हालत होगी। ओके, नेक्स्ट। कुछ दिन पहले हमने न्यूज में देखा था दैट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक ऑल इंडिया लेवल पर कुछ मैकेनिज्म डेवलप कीजिए, ताकि ये जो बार बार आप पे एलिगेशंस लग रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए हमारे साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं, ठीक है, हमारे अगेंस्ट रेड डाली जा रही है जो अपोजिशन पार्टीज कहती हैं सेंटर के अगेंस्ट, तो इसको काउंटर करने के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करने की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। Now, Supreme Court suggestion for a mechanism to eliminate the perception of vendetta behind use of investigative agencies like CBI, ED, income tax, okay, against political opponents is sound in principle but may not address all the aspect. क्योंकि ये मैकेनिज्म इट कैन डू नथिंग अबाउट ऑफेंसेस एंड एलिगेशन दैट आर कवर्ड अप फॉर पॉलिटिकल रीजंस। क्योंकि कई बार हो सकता है कि हाँ जेन्युइनली सामने वाले ने करप्शन किया हो, मनी लॉन्ड्रिंग की हो, या टैक्स चोरी की हो, या ब्राइबरी भी ली हो, बट वो भी अपने आप को छुपा लेगा इसके पीछे कि नहीं नहीं ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये सब सेंटर के कहने पे हो रहा है। तो ये भी इंश्योर करना होगा कि बिना वजह हॉन्ट भी ना किया जाए, बट एट द सेम टाइम इसकी आड़ लेकर कोई करप्ट आदमी छुप भी ना पाए। तो ये दोनों चीज इंश्योर करना जरूरी है। ड्यूरिंग द रिसेंट हियरिंग ऑन ए ब्राइबरी केस, एक ईडी ऑफिसर है मिस्टर तिवारी, उनके अगेंस्ट एक ब्राइबरी केस चल रहा था, तो वहां पर ईडी ने कहा था कि आप ये प्रोब ट्रांसफर कर दीजिए फ्रॉम तमिलनाडु पुलिस टू सीबीआई, ताकि हम लोग देख लेंगे। इट ऑल्सो चार्ज दैट द स्टेट पुलिस वॉज नॉट शेयरिंग द डिटेल्स ऑफ एफआईआर जो उन्होंने कभी रजिस्टर की होगी जब कंप्लेन आई होगी अगेंस्ट वहां के मिनिस्टर्स या ऑफिशियल्स इन केसेस ऑफ करप्शन, इलीगल माइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर तमिलनाडु पुलिस वो शेयर भी नहीं कर रही ईडी के साथ। द बेंच आइडिया दैट एन इंडिपेंडेंट पैन इंडिया मैकेनिज्म टू वेट सच केसेस अपीयर्स रीजनेबल। आपको सिर्फ यही एक पॉइंट है जो आपके मीन्स में आंसर में यूज करना है, पूरे आर्टिकल में सिर्फ यही एक पॉइंट कि इस तरह के एलिगेशंस लगते रहें, उससे बेटर है कि हम लोग एक पैन इंडिया मैकेनिज्म डेवलप कर सकें टू वेट सच केसेस अपीयर्स रीजनेबल।
Similar allegations against its party members and allies across the country are seldom investigated. अब यही बीजेपी के मेंबर्स के अगेंस्ट जब एलिगेशन लगते हैं करप्शन के, चाहे वो मिस्टर शिवराज सिंह चौहान हो, व्यापम स्कैम उनके यहाँ हुआ है, पटवारी स्कैम उनके यहाँ हुआ है, इलीगल सैंड माइनिंग उनके यहाँ होती है, यूपी में भी सैंड माइनिंग बहुत होती है। उसी तरह महाराष्ट्र से मिस्टर आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, मिस्टर अजीत पवार, ऐसा ही कुछ नाम है, अजीत पवार, उनके अगेंस्ट काफी एलिगेशंस थे। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने मुंह से कहा था पार्लियामेंट में कि इन्होंने इतने 1000 करोड़ का घोटाला किया है, बट कुछ ही दिन बाद वही बीजेपी में आ जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। एक और है छगन भुजबल, उनके अगेंस्ट भी काफी एलिगेशन लगाए खुद बीजेपी ने, बाद में वो बीजेपी में आ गए तो उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। तो ये भी देखना होगा कि दूसरी पार्टियों के लीडर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होती है, बट आपके पार्टी के लोगों पर जब लगते हैं ऐसे एलिगेशन, तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है उस पर। The bench is right in observing that offenders should not be spared only because they claim to be victims of vendetta. ED's power to summon and arrest anyone and difficulty in obtaining the bail in money laundering cases render the union government quite invincible. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है यूनियन गवर्नमेंट के पास. The perception of vendetta can only be removed if all agencies chose independence over subservience. ठीक है, तो ये अब उनके हाथ में है कि वो सबसर्वियंस बन के रहते हैं सेंटर के अंडर में या वो अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखते हैं. यहाँ पर इंडिया की फॉलोइंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, फीमेल का. अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो नया डेटा रिलीज कर रहा है लेबर ब्यूरो ने, वो कह रहा है कि विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है, और थोड़ा बहुत भी नहीं, 23% से अराउंड 32% तक इंक्रीज हो गया है. ठीक है, ये पहले इतना पार्टिसिपेशन था विमेन का, अब बढ़ के इतना हो गया है. बट ये सब जेन्युइन नहीं है. इनके इनके गवर्नमेंट के डेटा का आप क्या ही बोलो, उनके खुद के ऑफिसर्स क्रिटिसाइज करते हैं. PLFS data suggests that leading reason for migration among women is marriage, followed by migration of family members, and third, employment. Okay, and migration for education opportunities like you people. Now there is no provision to know the secondary reasons like such as climate shocks, जैसे कहीं पे ड्रॉट आया हो उस वजह से माइग्रेशन भी हो सकता है. ठीक है, या फूड इनसिक्योरिटी, कहीं पे जैसे बुंदेलखंड टाइप के रीजन है जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत पुअर है, तो उस वजह से शायद माइग्रेट हो गए हो. ठीक है, तो ये सब कैप्चर नहीं करती है ये सब चीजें, तो काफी अंडर रिपोर्टिंग रहती है इसमें. बिकॉज ओनली दोज विद सम फॉर्म ऑफ वर्बल और रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद देयर एम्प्लॉयर आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ लेबर फोर्स. ठीक है, तो घरों में जो बाइयां काम कर रही हैं, मैं छोटे स्मॉल टाउन्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ दिल्ली में तो फिर भी एक एजेंसीज के थ्रू आती हैं मोस्टली, तो उसमें तो एग्रीमेंट रहता है उनका. बट जो स्मॉल टाउन्स वगैरह में जो घरों में काम करने आती हैं सफाई वाली, उनका कोई एग्रीमेंट थोड़ी होता है, तो उनको लेबर फोर्स में काउंट नहीं किया जाता है, जबकि वो भी वर्क कर ही रही हैं. और ये सब होता है इसलिए है क्योंकि जो माइग्रेंट वेमेन होती हैं, दे आर नॉट कंसिडरेबल वोट बैंक. ओके, देयरफॉर उनकी उनकी जरूरतों का ध्यान रखता भी नहीं है कोई पॉलिटिशियन. देयर इज लैक ऑफ गुड डेटा ऑन फीमेल माइग्रेंट्स. ये बस कुछ बातें हैं. बाकी ये जो है आपका लेबर फोर्स सर्वे, इसको मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा इन ब्रेनस्टॉर्मिंग. पुलिंग श्रीलंका आउट ऑफ एबिस. अब यहाँ पर जो विक्रमासिंघे बने थे ना, उन्होंने कुछ कुछ स्टेप्स लिए जिससे अब श्रीलंका थोड़ा सा बेटर कंडीशन में है. तो बस हम वो स्टेप्स देखेंगे. बाकी कभी इस कंटेक्स्ट में हमसे नहीं पूछा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने वहां के श्रीलंका की इकोनॉमी कैसे सुधार दिया. ठीक है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि इंडिया ने खुद भी लोन दिया था यहाँ पर, और साथ में IMF से भी लोन क्लियर करवाने में मदद की थी. और श्रीलंका की डेट रिस्ट्रक्चरिंग से ही रिलेटेड एक और टर्म आता है, दैट इज पेरिस क्लब. ठीक है, वहां पे ये सारी कंट्रीज थी जिन्होंने इसके बारे में बात की थी. और उसके बाद लास्टली IMF का एक वर्ड है जो आपको यूज होता है और एग्जाम में पूछा भी गया था पहले, दैट इज एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी. राइट, और IMF की एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट भी होती है, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक करके कुछ. ओके, ऐसे ही कुछ नाम है, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है थोड़ी. ना श्रीलंका में प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ये 21st सेंचुरी में पहली एशियन कंट्री बनी जिसने डिफॉल्ट कर दिया अपने डेट पे. डेट था करीब $50 बिलियन का. इसकी GDP कॉन्ट्रैक्ट कर गई बाय 7.8%, यानी कि माइनस में चली गई. इन्फ्लेशन बढ़ के 69% से ऊपर चला गया. रुपी, इसका श्रीलंकन रुपी डेप्रिशिएट हो गया बाय मोर देन 44%. फॉरेन रिजर्व फेल टू 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट क्रिएटिंग शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, फूड एंड फ्यूल एटसेट्रा. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई. अब इसके बाद फिर इसको कैसे हैंडल किया, तो हम लोगों ने अब तक इकोनॉमी में जितना पढ़ा है हमने एक बात तो समझी है कि अगर आपको काउंटर करना है इन्फ्लेशन को, तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिए. ठीक है,
पब्लिक के हाथ में पैसा कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी और सब नीचे चला जाएगा। रेसिंग इंटरेस्ट रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये एक स्टेप लिया इन्होंने। रिमूविंग फ्यूल सब्सिडीज हटा दी क्योंकि सरकार के खर्चे कम करने थे। इंक्रीजिंग टैक्सेस, पासिंग ए लॉ टू इम्प्रूव द इंडिपेंडेंस ऑफ सेंट्रल बैंक, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज। और इसके साथ में इंडिया से भी एड मिला अराउंड $3 बिलियन का। इंडिया ने आईएमएफ से भी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी दिलवाई इनको। फॉरेन डेट रिस्ट्रक्चरिंग की गई, ये पेरिस क्लब वगैरह में चाइना ने भी की थोड़ी सी। ओके, और प्राइवेट बॉन्ड होल्डर्स के साथ भी इन्होंने पर्सनली डिस्कस किया कि हम आपकी बॉन्ड डिफॉल्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे पे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, अब क्योंकि इन्होंने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में अच्छे से अपने सारे जो मेजर्स दिए गए थे, इनको कहा गया था कि आप कुछ रिफॉर्म कीजिए, ठीक है, ये कंडीशंस के साथ आए थे। दैट इज आपको कुछ फिजिकल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म करने होंगे, यही प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू, सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस एंड सो ऑन। तो इन्होंने ये सब रिफॉर्म किए तो आईएमएफ को ठीक लगा कि ओके, तो दिस विल अनलॉक एडिशनल फंडिंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक एज वेल। इन्फ्लेशन रेट घट के 4% पे आ गया, रुपी अप्रिशिएट हो गया थोड़ा सा। फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी प्रेशर भी कम हो गया, तो अब ज़्यादा इंपोर्ट करने की कैपेसिटी बढ़ गई। ग्रोथ भी इनकी रिटर्न होकर 1.8% पॉजिटिव में आ गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आने लगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे अडानी ग्रुप ने वेस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलप कर रहे हैं कोलंबो पोर्ट पर। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इसके। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ईरान, अब इसमें बस एक चाइना का रोल ही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, चाइना का रोल, क्योंकि ये इसके लिए दोनों ही पार्टनर बहुत क्रूशियल है। राइट, तो ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि इन दोनों में लड़ाई हो। अब इन दोनों में लड़ाइयाँ होती क्यों है मोस्टली? इनकी लड़ाई तब से चली आ रही है 1979 से, जब से ईरान में रेवोल्यूशन हुआ था। तो ये ईरान में शिया और पाकिस्तान में मोस्टली सुन्नी, तो ये शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट बन के रह गया था, और इसका आज तक थोड़ा सा हैंगओवर है उस चीज़ पर, ठीक है। ईरान के अपने काफ़ी सारे कंपल्शंस हैं, काफ़ी सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट वो कर रहा है इनडायरेक्टली, हाउदी रेबल्स हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, ठीक है। फिर पाकिस्तान में जैश ए अदल, ठीक है, इसके अगेंस्ट इसने अभी फायर किया था। अरे, तो व्हाई डिड पाकिस्तान एंड ईरान डी एस्केलेट इमीडिएटली आफ्टर द मिसाइल अटैक? डी एस्केलेशन बहुत फास्ट था, जल्दी से। चाइना का रोल था, दोनों पे प्रेशर डाला था चाइना ने, लड़ना नहीं है, और दोनों को कंपल्शन भी पता था कि ऑलरेडी पूरा रीजन इनस्टेबल होता जा रहा है, तो अब हमें इसको और नहीं बढ़ाना है लड़ाई करके आपस में, ठीक है। तो दोनों ने समझा एक दूसरे को। ईरान मिसाइल स्ट्राइक इन पाकिस्तान हैड लिमिटेड ऑब्जेक्टिव, कि मैं सिर्फ ये इस आतंकी संगठन के अगेंस्ट कर रहा हूँ। सिंस 1979 Iranian revolution, two countries have troubled relationship. शिया सुन्नी सेक्टेड एंड डिवाइड की वजह से ईरान सॉ पाकिस्तान अंडर अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्पेशली ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एंड पोस्ट 9/11, क्योंकि अमेरिका को चाहिए था, अफगानिस्तान पे अटैक किया था उसने, तो उसको चाहिए था एक गेटवे जो कि पाकिस्तान से होते हुए जाता था, ठीक है। नीचे अरेबियन सी है, वहां से पाकिस्तान एंड वाया पाकिस्तान अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरत पड़ती थी पाकिस्तान के सपोर्ट की। चाइना ट्राई टू ब्रिंग इस्लामाबाद एंड तेहरान टुगेदर। ईरान एंड सऊदी अरेबिया अपोजिट कैंप में रहते हैं, क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया भी सुन्नी कंट्री है। हालांकि चाइना ने इन दोनों को पास लाने की कोशिश की है, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन वापस एस्टैब्लिश भी करवाएं। ईरान इज प्लानिंग टू अप्रोच इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन फॉर पाकिस्तान रिलक्टेंस टू मूव अहेड विद ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन। अब एक पाइपलाइन थी ईरान पाकिस्तान इंडिया में आने वाली, ठीक? तो पाकिस्तान इसमें एक्सेस नहीं देता बीच में से, तो ईरान इसके अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में भी जाने को तैयार था। ये शशि थरूर ने लिखा है कि कैसे महात्मा गांधी के आइडल्स का मर्डर करती है प्रेजेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और फिर बात उन्हीं की करती है। अनेकांतवाद जैनिज्म फिलॉसफी है, ठीक है। इसके बारे में आप जानते ही हैं, अनेकांतवाद मतलब कुछ भी ट्रुथ एक वे में नहीं हो सकता, ठीक है। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, अनेक तरीकों से देख सकते हैं, सबके लिए उनके ट्रुथ का परसेप्शन अलग अलग होता है, ठीक है। और इसी तरीके से एक और फिलॉसफी हमने देखी थी जैनिज्म के लेक्चर में, शायदवाद, राइट, यानी कुछ भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, तो आप जब भी कुछ बोलें तो आप वर्ड शायद को यूज कीजिए साथ में, कि शायद ये है, राइट। तो शायदवाद, अनेकांतवाद दोनों जैनिज्म फिलॉसफी है। यहाँ पे सोमालिया के पास इन्होंने फिर से शिप हाईजैक करने की कोशिश की, इंडियन नेवी ने हेल्प भी की है, और जिस शिप को इंडियन नेवी ने बचाया ना, उसमें 19 पाकिस्तानी नेशनल्स भी थे। तो कल हमारा मीडिया शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने कहा मोदी जी को थैंक्स, इस तरह की हेडलाइन चला रहे थे वो, ओके। तो हमारी नेवी ने यहाँ पर जो काम किया है तो उसका क्रेडिट मोदी जी को जाता है। In the second successful intervention, within 36 hours, Indian Navy's offshore patrol vessel INS Sumitra deployed in Gulf of Aden neutralized a hijack situation. मिस्टर राजनाथ सिंह ने यहाँ पर कहा है कि अब देखिए यूएस इंडिया दोनों डेमोक्रेसी तो हैं,
ठीक है, हमारी थोड़ी सी इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं हम लोग एज पर इंटरनेशनल लेवल। तो यूएसए दोनों, अब यूएसए इंडिया को क्या दे सकता है? यूएसए से हम लोग को मिल सकती है टेक्नोलॉजी, ये हाईटेक टेक्नोलॉजीज, इसके अलावा फंड्स, इन्वेस्टमेंट। और यूएसए को हमसे क्या मिलेगा बदले में? यूएसए को हमसे मिलेगा इसके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न। ठीक है, इसको इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटर्न मिलेंगे। दूसरा, इसकी इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन करने के लिए एक बहुत अच्छा बेस मिल जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में मिलते हैं चीप लेबर्स, यूएस के कंपैरिजन में तो सस्ते ही हैं, राइट। उसके बाद अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए मिल जाएगा इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट। तो जितना ज़्यादा दोनों कंट्री एक दूसरे से लिंक होगी ना, उतना ही ज़्यादा डेमोक्रेसी और स्ट्रांग भी होगी। Capital and technological know-how from US can help India achieve its goal of becoming developed country by 2047. India-US cooperation will act as a force multiplier for a rule-based world order. ठीक है, मेक द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्गर। बाकी के सब बोल बच्चन है। यहाँ पर हमारे कुछ हर्डर्स होंगे जिनको चाइना की पीएलए ने रोका था कि ये आप हमारी टेरिटरी है, तो हमारे जो हर्डर्स थे उन्होंने पत्थर मारे चाइनीज आर्मी को। ओके, सो वो थोड़ी अप्रिशिएट कर रही थी हमारी आर्मी कि हमारे लोग डरते नहीं हैं। सेंटर ने एक सर्वे स्टार्ट किया है टू एस्टिमेट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का जॉइंट सर्वे है। इट विल असेस द स्प्रेड ऑफ वुमेन एम्प्लॉय फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। ठीक है, यानी कि हर कंपनी में कितना वुमेन फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है वो सब देखा जाएगा। लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द डिक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वर्कफोर्स इन द कंट्री। अब ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये रिलीज कौन करता है? तो लेबर ब्यूरो करता है। देयर इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन वुमेन पार्टिसिपेशन इनके अकॉर्डिंग कि 2017-18 में पार्टिसिपेशन रेट था वुमेन का सिर्फ 23%, अब बढ़ के हो गया 37% इन 22-23, जैसा कि लेबर ब्यूरो क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें इस सर्वे में ये लोग क्या चेक करेंगे? ये लोग ये देखेंगे कि जो वर्क प्लेस है वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वुमेन फ्रेंडली प्रैक्टिसेस में क्या क्या है। पहला, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई है क्या आपने, कि अगर किसी लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो कंपनी में कोई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है जहां पर वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। सेकंड, क्या उस कंपनी में या फैक्ट्री में क्रैच फैसिलिटी है, यानी बच्चों का पालना जिसको कहते हैं, ताकि वो अपने बच्चों को वहां रख सकें और अपना वर्क कर सकें। नेक्स्ट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मैन और वुमेन की सैलरी में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है अगर दोनों से एक ही जैसा काम कराया जा रहा है फॉर इक्वल आवर्स। फ्लेक्सिबल और रिमोट वर्किंग आवर्स है क्या? ठीक है, कि अगर किसी को वर्क फ्रॉम होम करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है क्या? अगर लेट आवर्स जैसे बीपीओ वगैरह में होता है स्पेशली कि लड़कियां लेट नाइट घर जा रही हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपकी कंपनी दे रही है या नहीं। ठीक है, तो ये सब ये सब फैक्टर्स को असेस किया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो वर्क कंडीशन है वो वुमेन फ्रेंडली है या नहीं। मैटरनिटी लीव, ये एक्ट में जो अमेंडमेंट हुए थे उन सब की बात है। तो यहाँ पर सेंटर ने कहा है कि डिजिटल पेमेंट इंश्योर कीजिए वेजेस की, एंड पेड मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए वुमेन को फॉर 26 वीक्स। अब देखिए, जब ये 26 वीक्स किया गया ना, वो भी पेड लीव, पेड, हाँ, सैलरी देनी पड़ेगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि कई कंपनीज अब प्रेफर करती हैं ज्यादा मेल वर्कर को हायर करने में रादर देन फीमेल। क्यों? क्योंकि 26 वीक्स काफी हो जाता है कंपनी के हिसाब से कि हम किसी को पेड लीव दे रहे हैं। ठीक है, छुट्टी पे हो बट 26 वीक का आपको पूरी मिलेगी। तो इससे इनफैक्ट जो फीमेल का पार्टिसिपेशन था वो और लो गया है। एक कंपनी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो आप प्रेफर करेंगे कि यार फिर मेल वर्कर ही हायर कर लेता हूँ। एंड हाँ, ये एक्ट को समझ लीजिए, अगर 2 बच्चों से ज्यादा है, फॉर मोर देन 2 चिल्ड्रन एंड फॉर एडॉप्शन और कमिश्निंग मदर, तो ऐसी विमेन को दी जाएगी सिर्फ 12 वीक्स की, नॉट 26 वीक्स की। उसी तरह अगर किसी विमेन का मिसकैरेज हुआ है तो उसको दी जाएगी 6 वीक की लीव। ओके, तो 3 कैटेगरीज है, 12 वीक, 6 वीक एंड 26 वीक। ठीक है, अगर आप थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो तो आपको सिर्फ 12 वीक्स की दी जाएगी। अगर आप कमिश्निंग मदर हो तो भी आपको 12 वीक्स की दी जाएगी, राइट। या आपने अडॉप्शन किया है किसी बच्चे का तो भी आपको 12 वीक्स की दी जाएगी। स्नो लेपर्ड, IUCN स्टेटस वल्नरेबल। ठीक है, ये हमें सबसे ज्यादा मिलता है हेमिस नेशनल पार्क में, जो कि है लद्दाख में। और दूसरा ये हमें मिलता है किश्तवर में, किश्तवर नेशनल पार्क, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये 2-3 फैक्ट्स याद रखिए पहले तो इसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा इंडिया हैज एस्टिमेटेड 718 स्नो लेपर्ड्स इन वाइल्ड। माउंटेनस एरियाज में मिलते हैं मोस्टली ये।
सबसे ज़्यादा हमें मिलेंगे लद्दाख में, उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद हिमाचल में। तो तीनों रैंक याद रखिएगा, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल। वर्ल्ड की करीब 10 to 15% पॉपुलेशन स्नो लेपर्ड की हमारे यहाँ रहती है। इसको जनरली ना घोस्ट भी कहते हैं, घोस्ट ऑफ माउंटेन, दिखता नहीं है इसलिए। सर्वे किसने किया था? देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनमस बॉडी है अंडर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। राइट। Snow leopard population assessment began in 2019 and involved the World Wildlife Fund for Nature। ठीक है, वल्नरेबल है। इसको थ्रेट क्या है? थ्रेट फ्रॉम फ्री रेंजिंग डॉग्स, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड पोचिंग। मराठास की 12 फोर्ट्स को नॉमिनेट किया गया है इंडिया की तरफ से फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ओके, 12 फोर्ट्स। तो पूरे 12 के नाम याद मत रखिए, बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे शिवनेरी हम लोगों ने देखा है मूवीज वगैरह में, लोहगढ़ फोर्ट, रायगढ़ फोर्ट, सिंधुदुर्ग एंड गिंजी इन तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में है। अब साउथ चाइना सी में चाइना परेशान करता है छोटी कंट्रीज को, जिसमें फिलीपींस और उसके बाद वियतनाम भी प्रोमिनेंट है, क्योंकि ये दोनों ही थोड़ा यूएसए के क्लोज हैं। तो इन दोनों ने आपस में भी कुछ एग्रीमेंट किए हैं। फिलीपींस एंड वियतनाम साइंड एग्रीमेंट टू प्रिवेंट incidents in South China Sea and broaden cooperation between the coast guards. There is tense confrontation with China in the strategic waterway. Although Chinese and Philippine officials agreed earlier this month to de-escalate tensions। ठीक है, जैसे मैं चाइना की ये चीजें आपको बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, वो सऊदी अरेबिया ईरान को करीब लाया। उसके बाद उसने ईरान और पाकिस्तान में जो लड़ाई होने शुरू हुई थी उसको डी एस्केलेट किया। और जब ये बमबारी शुरू हुई ना, ईरान ने हमला किया पाकिस्तान पे, तो हमारी वही जो अब मैं आपको बोलता हूँ ना, लोन वोल्फ डिप्लोमेसी, सो कॉल्ड हमारे सोशल मीडिया हीरोज, ठीक है, इन लोगों ने जैसे ही ईरान ने अटैक किया था पाकिस्तान पर मिसाइल का, जैश अल अदल को टारगेट करने के लिए, तो हमारे सोशल मीडिया वाले शुरू हो गए थे, देखिए देखिए हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी ईरान गए थे कल, और आज पाकिस्तान पे अटैक कर दिया ईरान ने। ओके, तो इस तरह का फेक इन्फ्लुएंस पे क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता, वो छपरी जैसी हरकतें होती हैं। ओके, तो चाइना ने यहाँ पर इन दोनों के बीच रेप्रोचमेंट कराया, यहाँ पे ईरान चाइना के बीच रेप्रोचमेंट कराया, खुद ने भी डी एस्केलेट किया फिलीपींस के साथ अपने इश्यूज को। कहीं ना कहीं चाइना एक वो बन रहा है जहां पर वर्ल्ड देख सकता है उसकी तरफ कि ये एक मीडिएटर का काम कर सकता है। यूएस अब थोड़ा बायस दिखता है उन लोगों को। आगे चलते हैं। ये ब्लैक होल से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, बट मैं न्यूज़ नहीं कहूँगा क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं उसमें जो हमारे काम का हो। जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स, दे आर सम ऑफ द डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। न्यूट्रॉन स्टार, द हेवियर ए न्यूट्रॉन स्टार इज, more likely that it is to eventually collapse to become something even denser, that is a black hole. Okay, this is second point. Now these astrophysical objects are so dense and their gravitational pull is so strong that their core, whatever they may be, are permanently shrouded from the universe। okay, जिसमें से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। बस ये 3 पॉइंट ही थे जो हम लोग पहले वैसे नॉर्मल टाइम पे भी पढ़ते हैं, और यहाँ पर भी सेम बातें दी है। The massive object is dark, meaning invisible to all frequencies of light, चाहे वो लाइट रेडियो वेव हो, ऑप्टिकल वेव हो, एक्सरे हो, गामा रेज हो, डजंट। ठीक है, ये इतने डार्क होते हैं कि कोई भी लाइट इनमें एंटर करेगी तो वो वापस नहीं आती है, तो हम लोग कभी इनको देख नहीं सकते। Millisecond pulsars are akin to cosmic atomic clocks. Their spins are incredibly stable and can be precisely measured by detecting the regular radio pulse they create. Although intrinsically stable, they observe spin changes। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ काम का था नहीं जो हमारे एग्जाम में काम आए। चलिए इंडियन एक्सप्रेस देख लेते हैं। ओके, ये चंडीगढ़ वाला केस हमने जान लिया, इसमें क्या धांधली हुई है। जब हाई कोर्ट में मैटर जाएगा, अगर कुछ नया निकल के आता है तो हम देखेंगे उसको। ओके, यहाँ पर से बोल बच्चन है दैट नेबर नीड ईच अदर, मालदीव्स के कंटेक्स्ट में बोला गया है। यहाँ पर मालदीव्स का कल मैंने आपको समझाया था कि वहां पर इनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रपोजल आ रहा है मुइज़ो के खिलाफ। तो अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि ही मस्ट अपोलोजाइज टू इंडिया एंड पीएम मोदी, उनकी अपोजिशन पार्टीज कह रही है वहाँ। नेक्स्ट वही राजनाथ सिंह का जो कहना है कि कैपिटल टेक्नोलॉजी इंडिया को हेल्प करेंगी अगर यूएस इन्वेस्ट करता है हमारे यहाँ। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, फर्स्ट थिंग इसकी कौन रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, इंडिया की रैंक क्या आई है? 93।
इसके अलावा ये ऑब्जर्व करता है पब्लिक सेक्टर में कितना करप्शन है आपके। स्केल यूज करता है 0 to 100। 0 मतलब होता है हाईली करप्ट और 100 मतलब होता है वेरी क्लीन। इंडिया का स्कोर रहा है 39। और इंडिया के अगेंस्ट इनका एक सबसे बड़ा कंसर्न रहा है दैट देयर इज नैरोइंग ऑफ सिविक स्पेस। अब मैंने आपको टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने कहा था कि इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो सीधे सीधे फंडामेंटल राइट जो है हमारे उन पे थ्रेट करता है। ठीक है, पूरी तरीके से इंटरफेयर कर सकता है आपकी प्राइवेट लाइफ में। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लाता है, रैंक इंडिया की आई है 93। 0 to 100 के इंडेक्स पर होता है। 0 मीन्स हाईली करप्ट एंड 100 मीन्स वेरी क्लीन। कश्मीर में ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली रह गई है, ना ही पंचायती राज लेवल पर कुछ रह गया है, क्योंकि वो उनका भी टर्म खत्म हो गया है। तो यहाँ पे कश्मीर के जो सरपंच थे उन सबने कहा है कि आप जल्दी से पंचायत के पोल कराइए, क्योंकि कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है किसी भी तरह का। राइट, तो वो न्यूज़ पहले देखी जा चुकी है, उसमें कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। तो ये मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में करवा चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने आपको बता दिया था, दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बताए थे। ठीक है, पहले सेंटर थी 81 में, 1981 में इसको वापस से स्टेटस दे दिया गया था, बट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, नहीं हो सकता ये। ठीक है, फिर 2006 में इसको दोबारा चैलेंज किया गया, तो इस टाइम पर सेंटर प्लस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोनों एक तरफ थे। बट अब प्रेजेंट गवर्नमेंट जो आई है 14 के बाद से, उसने कहा कि नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं इसको माइनॉरिटी स्टेटस देने का, बल्कि हमने इसको रिकग्नाइज किया एज इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब क्योंकि हमने इसे इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बना दिया है, तो इट मस्ट रिफ्लेक्ट द सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया। अगर ये माइनॉरिटी स्टेटस होता ये यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर ना एससी को रिजर्वेशन की जरूरत है, ना एसटी को, ना ओबीसी, किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि माइनॉरिटी का है। सिर्फ 50% रिजर्वेशन दिया जा सकता है ओनली टू दी मुस्लिम्स, अगर ये माइनॉरिटी मान ली जाए तो ये इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये गलत होगा। CGI pointed out that the exempting minority education institutions from the application of reservation for ST, SC, OBC was provided by 93rd amendment to the constitution। ठीक है, तो it was the 93rd amendment जिसने इसको exempt कर दिया था माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रिजर्वेशन के प्रोविजन से। अरे बट अब जो सेंटर है वो खुद इसके अगेंस्ट है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बिल्कुल नहीं है। कल हमने देखा था कि सेंटर ने जो अलग अलग फर्टिलाइजर यूज होते हैं जैसे मॉप, डैप, ओके, ये सब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसमें डीरेगुलेशन है, टोटल कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। जबकि जो यूरिया है वो अभी भी रेगुलेटेड था, मतलब है अभी भी। ठीक है, इसमें आपको सब्सिडी हैविली सब्सिडाइज किया जाता है इसको, राइट, बट इनको डीरेगुलेट कर दिया था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन पर भी इनडायरेक्टली ये लगा दिया है कि आप इससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, इससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते आप। तो ये आर्टिकल आपको यही कह रहा है कि हम लोग फिर से उस एरा में जा रहे हैं जहां पर फुल कंट्रोल हुआ करता था इन सब पे। तो 2010 से जब हमने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी इंट्रोड्यूस की, डीरेगुलेशन किया इनके प्राइसेस का सब कुछ, ठीक है, तो आप वापस से उस प्री 2010 एरा में ही चले जा रहे हो। फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल देखिए जरा, 3 गुना बढ़ गया ये, फ्रॉम अप टू 2.5 लाख करोड़। ठीक है, और मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है तो फर्टिलाइजर पे जाता है सब्सिडी बिल, उसके बाद फूड पे जाता है, सॉरी, सबसे ज्यादा फूड पे जाता है, फिर फर्टिलाइजर पे जाता है। नाउ सिंस November 22 ऑल सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स बीइंग मार्केटेड अंडर ए कॉमन ब्रांड नेम दैट इज भारत। ठीक है, ये पुराने डेवलपमेंट है, हम देख चुके हैं। ओके, आपकी जो पैकेट होगा उसके 2/3 स्पेस पर आपको इसी का लोगो लगाना होगा, और बाकी के बचे हुए 1/3 पे आप अपनी खुद की कंपनी का नेम लगा सकते हो। अब गवर्नमेंट ने कैप कर दिया है, बस यही एक पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी कहीं आंसर में, दैट गवर्नमेंट हैज कैप्ड द प्रॉफिट मार्जिन कंपनीज कैन अर्न फ्रॉम सेल ऑफ डैप, मॉप एंड अदर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर। The MRP of these fertilizer cannot be more than 8 to 12% higher than the total cost of sale. So, अब इसके पीछे गवर्नमेंट का रैशनल क्या है? गवर्नमेंट का कहना है कि हम आपके प्रोडक्शन वगैरह में बहुत सब्सिडी देते हैं जो कि टैक्स पेयर का ही मनी होता है, तो फिर इसका बेनिफिट भी टैक्स पेयर को मिलना चाहिए, इसलिए हम प्रॉफिट पर कैप लगा रहे हैं कि आप हद से ज्यादा महंगा नहीं बेच सकते, क्योंकि आपको प्रोडक्शन के टाइम ही काफी सब्सिडीज दी गई हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को इंश्योर किया है कि आप प्रॉपर रिवील कीजिए कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती कितनी है, या इंपोर्ट या डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी एक्सपेंसेस है उनको प्रॉपर वो कीजिए। ठीक है, और अगर कोई भी अनरीजनेबल प्रॉफिट होगा 8 to 12% से ज्यादा, तो वो आपको रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है,
नाउ इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि करंट डिटेल कॉस्ट मॉनिटरिंग एंड प्राइस कंट्रोल रिजीम इन यूरिया विल henceforth बी एक्सटेंडेड टू ऑल अदर सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर। तो अब यूरिया पे जो कंट्रोल था वो इन सब पर भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो हम वापस से फुल कंट्रोल एरा में आ गए प्री 2010 वाले में। अब इससे होता ये है कि जब आप हद से ज्यादा सब्सिडी वगैरह देने लगते हो ना तो इसका ओवर यूज होने लगता है। ठीक है, जैसे यूरिया में क्या हुआ है, फिक्स एमआरपी होने की वजह से ओवर एप्लीकेशन हो रहा है। मैंने आपको बताया था हम यूज करते हैं एनपीके को 8:4:1 में, जबकि हमें यूज करना चाहिए 4:2:1 में। क्यों? क्योंकि ये जो यूरिया है ये हैविली सब्सिडाइज है, तो इसका ओवर यूज हो रहा है, वर्सनिंग द न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस एंड डिक्लाइनिंग द क्रॉपिंग यील्ड। तो हम लोग करीब 1 लाख से 1.5 लाख और ऊपर तो 2 लाख 2.5 लाख करोड़ तक की सब्सिडी जो हमने दी है फर्टिलाइजर पे, बेटर होगा कि हम उसको कन्वर्ट करें डायरेक्ट इनकम सपोर्ट में, जैसे तेलंगाना में चलता है, उड़ीसा में चलता है। एंड बीट ऑन पर फार्मर या पर हेक्टेयर बेसिस पे दे सकते हैं। इंडिया में टोटल 10 करोड़ फार्मर हैं एंड 14 करोड़ हेक्टेयर नेट जोन एरिया है। ओके, यहाँ पर कोटा में फिर से एक बच्ची ने सुसाइड किया, तो उसी को लेकर कुछ डेटा है एनसीआरबी का 22 का, जिसमें कहते हैं कि स्टूडेंट्स एंड अनएम्प्लॉयड दे कंस्टिट्यूट 7.6% एंड 9.2% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सुसाइड्स। तो ये सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं स्टूडेंट्स एंड अनएम्प्लॉयड। प्रधानमंत्री ने अपनी परीक्षा की चर्चा पे कहा है कुछ पेरेंट्स को भी कि आप अपने बच्चों को ऐसे मत देखिए कि ये आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए पैदा हुए हैं। ओके, और प्राइम मिनिस्टर ने से पहले भी एक बार लोकसभा रेड फोर्ट से स्पीच में कहा था कि आपसे बच्चियों से मत पूछिए कि इतनी रात को कहाँ आ रहे हो, 9 बजे कहाँ से आ रहे हो, बल्कि अपने सन एंड नॉट डॉटर शुड बी अकाउंटेबल इन कंटेक्स्ट ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। ठीक है, अपने बेटों को ही पूछिए कि आप कहाँ से आ रहे हो इतनी रात में। बट सीधी बात ये है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चाहे कितनी भी बात कर लें, बट एट द सेम टाइम ही शुड ऑल्सो मेंशन कि कैसे आपकी गवर्नमेंट के जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम हैं उनमें स्कैंडल्स और करप्शन चल रहे हैं। ठीक है, गुजरात से लेके राजस्थान तक पेपर लीक बहुत कॉमन है, इंक्लूडिंग एमपी में जो लेटेस्ट हुआ था पटवारी में। राइट, एक एक एग्जाम की साइकिल कंप्लीट करने में आपको 4-4 साल लग जाते हैं। एयरफोर्स के रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, बच्चे मेहनत करते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जब उनको सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे थे वो, तब आप अग्निवीर स्कीम लेकर आए और आपने जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए थे उन बच्चों की एग्जाम रद्द कर दी और दोबारा से उनसे मेहनत करवाई। राइट, तो ये सब भी उतना मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करती हैं जिस वजह से बच्चे सुसाइड की तरफ बढ़ते हैं। राइट, तो ये भी मेंशन करना चाहिए था उन्हें अपनी बातों में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अब ये हुआ था अभी डेवोस में, तो इसने काफी सारे चैलेंजेस हाईलाइट किए वर्ल्ड ओवर, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज, डिप इन ग्रोथ ट्रेजेक्टरीज ऑफ नेशंस एंड थ्रेट ऑफ मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, इसके अलावा इंडिया की बात करें तो सबसे पहले तो इंडिया ने टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज करा है, स्पेशली इन गवर्नेंस। ठीक है, आधार टाइप की चीजें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड सो ऑन। So this digital leadership that India has established lead us to use AI in a smarter and better manner to make business focused on delivering the right value and solution. Second, Indian women participation in growth. 90 millions are currently self-employed with credit from financial institutions. और ये जो क्रेडिट लेती भी हैं, स्पेशली लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, तो इनमें एनपीए भी हार्डली 2.5% है, जबकि कॉर्पोरेट्स का एनपीए हम सब जानते हैं। थर्ड, अब एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें तो इसमें 3 चैलेंजेस आते हैं, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी की बात है तो वो हाइड्रोजन कार्बन ऑफर, ग्रीन हाइड्रोजन ऑफर्स द बेस्ट सॉल्यूशन। इंडिया विल कंटिन्यू टू बी अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन 24। फर्स्ट, एवरी पार्ट ऑफ कंट्री इज सीइंग ग्रोथ विद एन इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डअप, स्पेशली द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसमें काफी इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश किया जा रहा है। सेकंड, focus on gender inclusivity is evident, encompassing aspects such as women's employment, social security and entrepreneurship. But at the same time हमने देखा है आंगनवाड़ी की लड़की औरतें क्यों सब जगह प्रोटेस्ट पे थी। लखनऊ में हमने देखा था कैसे बच्चियां 4 साल से 11,000 रुपए सैलरी पे वर्क कर रही थी, वो भी आउटसोर्सिंग के थ्रू, वो भी प्रोटेस्ट पे थी। ठीक है, तो यहाँ पर विमेन एम्प्लॉयमेंट की बातें कर रहे हैं, बट रियल सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर कुछ और ही है। थर्ड, addressing the need of disadvantaged sections through social security measures and facilitating their integration with digital interventions. Right. Now, अब इंडिया में क्या अट्रैक्शन दिख रहा है वर्ल्ड को? फर्स्ट, 1.4 बिलियन लोगों का देश है जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट प्रोवाइड करता है, ताकि लोग दूसरी कंपनीज आके इन्वेस्ट कर सकती हैं और अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकती हैं। यूथफुल एंड डायनेमिक वर्कफोर्स है with an expanding middle class and rising consumer purchasing power. A plethora of supportive policies and reforms by the government have bolstered the country's resilience. As per UNCTAD World Investment Report, अब इसको याद रखिएगा, UNCTAD World Investment Report,
इंडिया इज वन ऑफ द फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। अब आप सोचेंगे कि ये इस आर्टिकल में सब अच्छी अच्छी बातें क्यों लिखी। वो इसलिए लिखी है कि लिखने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसलिए सिर्फ गवर्नमेंट की अच्छी बातें लिखी गई हैं उसमें। यहाँ पर चाइना की ग्रोथ हो रही है स्लो डाउन। एक टाइम था जब लग रहा था कि चाइना USA की GDP या इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगा, बट इसकी ग्रोथ स्लो डाउन होना शुरू हो गई है। अब ऐसे में इंडिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, इन सब की ग्रोथ बढ़ रही है, और ये अपना जो गैप है चाइना के साथ और अपने आप में, इस गैप को धीरे धीरे क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। नाउ अधिकतर का मानना है कि चाइना हैज पीक्ड इकोनॉमिकली, द ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड एक्सपेंडिंग मिलिट्री पावर, बट ये निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि टेक्नोलॉजिकली वो काफी आगे जा रहा है और अपनी मिलिट्री पावर को भी एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, चाहे उसकी ग्रोथ रेट स्लो हो रही हो तब भी। चाइना शेयर इन दी वर्ल्ड GDP रोज फ्रॉम अबाउट जस्ट 2%। ओके, 1990 में सिर्फ वर्ल्ड की GDP में 2% शेयर रखता था चाइना, और अब 30 इयर्स बाद देखिए वर्ल्ड की इकोनॉमी में ये 18.4% शेयर रखता है, ठीक है, मैसिव जंप फ्रॉम 2% टू 18.4%। नाउ चाइना शेयर विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स लाइक डेमोग्राफिक डिक्लाइन। चाइना शेयर ऑफ वर्ल्ड्स वर्किंग एज पॉपुलेशन ये गिर रही है अबाउट 19%, और अगले 3 दशक तक इनकी वर्कफोर्स और गिर गिर के वर्ल्ड की सिर्फ 10% रह जाएगी, ये क्योंकि उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी चल रही थी पिछले 30 ईयर से। इसके अलावा उनकी जो लीडर है मिस्टर शी जिनपिंग, उनकी भी कुछ पॉलिसीज हैं जैसे एंटी मार्केट इंटरवेंशन। याद कीजिए वो अलीबाबा के जैकमा को, वो डिसअपियर हो गए थे महीनों तक सरकार के उसमें। हाई लेवल ऑफ डेट बढ़ रहा है चाइना पे, एंड डिक्लाइनिंग वर्कर्स प्रोडक्टिविटी क्योंकि एजिंग हो रही है और लेबर कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ रही है वहाँ। यूएस इकोनॉमी इस वक्त 2023 में यूएस इकोनॉमी 28 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि चाइना की इकोनॉमी है सिर्फ 18 ट्रिलियन डॉलर की, ठीक है, तो 10 ट्रिलियन डॉलर का गैप बहुत ज्यादा होता है। एक टाइम पे लग रहा था कि ये कवर कर लेंगे, बट अब ऐसा कुछ आसार दिख नहीं रहे। नाउ वी आर अनलाइकली टू सी ए बाइपोलर और G2 वर्ल्ड। पहले हमको लगता था कि चाइना सेंटर्ड एशिया होगा और एशिया की सभी कंट्रीज को आदत डाल लेनी चाहिए चाइना को ऐसा रीजनल पावर देखकर ही अपने आप को एडजस्ट करने की। बट चाइना का जो रिलेटिव डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, इसमें इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, इनकी जो ग्रोथ रेट हो रही है उससे हम कह सकते हैं कि नहीं, हम लोग चाइना सेंटर्ड एशिया नहीं, हम लोग मल्टीपोलर एशिया ही देखेंगे आगे चलकर भी, ठीक है, तो वो अच्छी चीज है। नेक्स्ट इज China's muscular approach to its neighbors. They have opened up the space for US to revitalize its alliances and build new Asian partnership. इंडिया हो, फिलीपींस हो, ये क्यों USA की तरफ टिल्ट हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा एंगेज करने के लिए? बिकॉज ऑफ चाइना दिस मस्कुलर अप्रोच। अगर चाइना तमीज से रहता, अच्छे से रहता, तो यूएस इस रीजन से थोड़ा दूर ही रहता, कोई कंट्री उसके साथ ज्यादा एंगेज करना पसंद नहीं करती। चाइना slower growth and India's economic acceleration will mean that Delhi can steadily reduce the economic gap. लेकिन फिर भी अभी हम बहुत पीछे हैं, हम अभी हार्डली $3.2 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास खड़े हैं, जबकि वो खड़ा है $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे। ये बहुत ज्यादा है, 9 टाइम्स आगे है वो हमसे। Now, USA is not about to decline and fade away. This is first point. Second, China's rise has been impressive, but the limits to its power are coming into view now. उसकी limits clearly दिख रही हैं. Growth of China's Asian neighbors have enhanced possibilities for more internally balanced regions. तो multipolar एशिया की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो रेड सी है, यहाँ पर है यमन, यहाँ पर ये हाउदी अटैक करते हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इधर से जब रशिया से ऑयल आ रहा है ना, इंडिया में क्रूड ऑयल आता है रशिया से, ठीक है, हमारी रिफाइनरीज के लिए, तब इन वेसल पे अटैक नहीं करते हैं। यहाँ इंडिया में आएगा, रिफाइन होगा, फिर हम लोग बनाएंगे इससे पेट्रोल डीजल, और हम लोग वापस एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप के मार्केट को। तो जब हम इधर से भेज रहे हैं यूरोप मार्केट के लिए, तब उस पर अटैक हो रहे हैं। इंपोर्ट करते टाइम नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो रशिया से आ रहा है और ईरान तो रशिया का क्लोज फ्रेंड है इस वक्त, तो वो हाउदी रेबल्स तब अटैक नहीं करते हैं। पर जब इंडिया से जाता है एक्सपोर्ट की तरफ, तो वो ये कहते हैं कि ये तो वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये तो इसराइल के अलाइज की तरफ जा रहा है, तो उस पर अटैक करते हैं। तो हमारे जो एक्सपोर्ट है ना, एशिया से जाने वाली फ्यूल एक्सपोर्ट, इन पे हिट आया है इससे। Mainly Russian oil headed to India and China via Suez Canal have not been majorly impacted by Red Sea trouble. Refined petroleum product export to Europe, जो हम रिफाइनिंग करने के बाद भेजते हैं, through crucial trade route have seen disruptions.
तो ये हमारे एक्सपोर्ट पर असर डाल रहा है। हाउदी रेबेल्स, बाबल मंडेव, ये सब बताई दिया। बाबल मंडेव यानी ये वाली लोकेशन, ठीक है, यहाँ पे। The Houthis have so far claimed that they are targeting vessels with links to Israel and its allies in view of its military offensive of Gaza. यहाँ पे ये सिर्फ स्टिंगलेस 20 का याद रखिए, ये एक पॉलिनेटर है, बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में हमने कल जाना था, लिथियम आयन आयन बैटरीज के बारे में। तो ये कह रहे हैं कि देखिए परफेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मत जाइए, एक हाइब्रिड व्हीकल की तरफ जाइए। हाइब्रिड व्हीकल वो होते हैं जिनमें इंटरनल कंबशन इंजन भी होता है जो पेट्रोल डीजल पे चलता है, एट द सेम टाइम बैटरी भी होती है, ठीक है। हाइब्रिड दोनों होते हैं इनमें, ठीक है। तो हमें हाइब्रिड की तरफ बढ़ना चाहिए। इंडिया मस्ट एम्ब्रेस हाइब्रिड व्हीकल्स ओवर नेक्स्ट 5-10 years, which is a more practical medium-term solution for decarbonization efforts and less polluting as well. Hybrids have both internal combustion engine and onboard electric motor, which work in tandem to provide motive power. India's electric mobility plan is largely focused on battery electric vehicle replacing internal combustion engine, ठीक है, लिथियम आयन वाली जो हमने कल देखी थी। Next is hybrid and compressed natural gas cars are a practical medium term, अगले 5-10 साल में ये बेटर सॉल्यूशन है rather than going for all electric। अब इसको हम प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, पहला हम अपफ्रंट सब्सिडी देते हैं। तो अब जरा एक बार नॉर्वे, यूएस, चाइना का केस देखिए। ये लोग इलेक्ट्रिक पुश दिया इन्होंने ओनली इफ इट इज बैक्ड बाय स्टेट सब्सिडीज, ठीक है। तो हम भी इसके लिए लेकर आए फेम 1 फेम 2 स्कीम, हम भी वहां पर सब्सिडी ही दे रहे थे, ठीक है। नॉर्वे की पॉलिसी सबसे सक्सेसफुल रही है, मोस्ट एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट बनाइए। क्यों? क्योंकि इसने एक तो हाई टैक्सेस हटा दिए जो गाड़ियों पे लगते थे खरीदने पर, ताकि लोगों ने कहा चलो इस पे टैक्स कम लग रहा है ना, तो हम इसको खरीदते हैं इलेक्ट्रिक वाली को, उसको छोड़ते हैं आईसी इंजन वाली को, उस पर हाई टैक्सेस हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक कार्स को परमिशन दी गई बस के लेन में जाने की, यानी कि बस के जो सेपरेट लेन होते हैं ताकि स्पीडली जा सके, जगह जगह ट्रैफिक में ना फंसे, तो उस लेन में जा सकते हो, तो इनका टाइम सेव होता है। टोल रोड्स, टोल हटा दिया, इलेक्ट्रिक कार पे टोल नहीं लग रहा है, ठीक है, हाईवेज पर। पार्किंग आप करेंगे तो फ्री होगी चार्जिंग। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स दिए गए नॉर्वे में, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन बढ़ा। अब आप सोचेंगे कि ये हमारे यहाँ भी हम लोग दे सकते हैं, देखिए दे सकते हैं, बट ऐसे इस तरह की सब्सिडीज देने का एक चैलेंज सबसे बड़ा ये आता है कि ये सब्सिडी जाती है उनके हाथों में हु आर मिडिल और अपर मिडिल क्लास, राइट। ये पुअर या लोअर मिडिल क्लास के हाथ में नहीं जाएगी, वो नहीं खरीदते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह, ठीक है। जो खरीदते हैं उनके हाथ में जाएगी, जो कि थोड़ा सा मिडिल या अपर मिडिल क्लासेस है, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में ये पॉसिबल नहीं है, वो डेवलप कंट्रीज की बात अलग है, उनकी यहाँ पर गरीबी अमीरी का भेदभाव थोड़ा कम है। और मैंने आपको कल बताया था इंडिया इज द सेकंड इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। Charging network. Investing in charging infrastructure is between 4 to 7 times more effective in ensuring EV adoption compared with subsidy. सब्सिडीज देने से बेटर है कि हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें, तो लोग वैसे ही खरीद लेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल कि चलो हर 1-2 किलोमीटर पे चार्जिंग स्टेशन है तो चार्ज कर लेंगे। क्योंकि अभी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमारे यहाँ करीब करीब 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्टिव हैं, ठीक है, और चार्जिंग स्टेशन है हार्डली 2000, ठीक है। तो इतने कम चार्जिंग स्टेशन होंगे तो मैं लाइन में लगूंगा, कब चार्ज होगी बैटरी, कब आगे बढ़ेंगे। और एक तो ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करना ज्यादा अच्छा होगा रादर देन गिविंग अदर सॉर्ट ऑफ सब्सिडीज। चाइना जो लीडर है इस काम में, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाने में, इट अकाउंट फॉर 85% ऑफ ग्लोबल फास्ट चार्जर्स जो कार वगैरह के लिए यूज किया जाता है, एंड 55% ऑफ स्लो चार्जर्स जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के लिए यूज किया जाता है। India में इलेक्ट्रिक व्हीकल has crossed 1 million, that is 10 lakh, but only 2000 public charging station are operational. So this is one you can say a challenge for India. Second is vehicle mix in countries dominated by 2 व्हीलर and 3 व्हीलर। 3 व्हीलर जो हम लोग रिक्शा वगैरह देखते हैं, ई रिक्शा वगैरह, right? अब कार्स में एक अलग ही चार्जिंग रिक्वायरमेंट होती है इनकी, क्योंकि 4 व्हीलर्स हैव वेरिंग बैटरी साइजेस एंड दे यूज डिफरेंट चार्जिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल। उसका इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, अब हम लोग चार्जिंग वगैरह का चलो वो भी लगा दें, लेकिन हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो 70% तो कोल से हो रही है ना। नॉर्वे में 99% उनका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से, रिन्यूएबल सोर्स से। तो वो ठीक है उनके लिए कि रिन्यूएबल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी बनी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज हो रही है, बट हमारे यहाँ तो ये इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनी है, तो फिर कहाँ से ग्रीन हाउस एमिशन कम होंगे। आप ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखा के कहेंगे देखिए ग्रीन हाउस एमिशन नहीं हो रहा है, इससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, बट उसमें यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी कोल से आई है, तो उसमें तो यूज हो रहा है ना, पॉल्यूशन हो रहा है उसमें, तो पॉल्यूशन, राइट। इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल्स। एग्जांपल इन नॉर्वे 99% ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जबकि इंडिया में 70% कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी है।
अनलेस द जनरेशन मिक्स चेंज, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है इसका मिक्स जब तक चेंज नहीं होता कि हम लोग रिन्यूएबल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करें, न्यूक्लियर का ज़्यादा करें, ग्रीन हाइड्रोजन का ज़्यादा करें, तब तक ये इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट करने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन या पॉल्यूशन में कोई रिडक्शन देखने को हमें नहीं मिलेगा। लास्टली सबसे बड़ा चैलेंज है वैल्यू चेन, क्योंकि हमें चाहिए इसके लिए लिथियम। लिथियम हमारे यहाँ होता नहीं है, तो ये कुछ एक रिजर्व मिले हैं जम्मू कश्मीर कर्नाटका में, बट अभी तक उतने अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। ये होता है मोस्टली लिथियम ट्राइंगल, जो आपका वहाँ है अर्जेंटीना, चिली एंड इक्वाडोर, राइट, सॉरी अर्जेंटीना, चिली एंड बोलिविया, बोलिविया इसको कहते हैं लिथियम ट्राइंगल, साउथ अमेरिका में। नाउ द नीड टू डाइवर्सिफाई द कंट्रीज डिपेंडेंसी ऑन लिथियम आयन बैटरीज इन ईवी मिक्स, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड का CAGR देखिए 30% ग्रोथ है इसकी डिमांड में। तो हम कहाँ से लाएं बैटरी, हमें इंपोर्ट ही करनी पड़ रही है। मोर देन 90% ऑफ ग्लोबल लिथियम प्रोडक्शन इज कंसंट्रेटेड इन चिली, अर्जेंटीना एंड बोलिविया अलोंगसाइड ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। कोबाल्ट एंड निकल भी यूज होता है। कल हमने बैटरी के बारे में बहुत अच्छे से समझा था, लिथियम आयन बैटरीज कैसे वर्क करती हैं, एनोड, कैथोड, बीच में एक इलेक्ट्रोलाइजर एंड सो ऑन। ठीक है, तो कल वाला डिस्कशन मिस नहीं करना पहले तो। इसके बाद कोबाल्ट और निकल की बात करें तो वो कॉन्गो और इंडोनेशिया में मिलते हैं। सो इंडिया इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट। अब अगर हम ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात भी करें तो उसमें यूज होने वाली 40%, उसमें लगने वाली 40% कॉस्ट आती है लिथियम आयन, लिथियम बैटरी सिस्टम से। ठीक है, LBS कहते हैं जिसको। इस बैटरी सिस्टम की कॉस्ट ही 40% होती है, और ये 40% तो हमें पूरा इंपोर्ट ही करना पड़ रहा है। ठीक, तो हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएं भी तो कैसे बढ़ाएं, ये तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को और ज्यादा बढ़ा देगा, राइट। ओके, रेस्ट इज जस्ट स्पोर्ट्स न्यूज। सो दैट्स इट फॉर दिस डिस्कशन। और मैंने कल आपके साथ कुछ MCQs प्रैक्टिस सेशन किया था आफ्टर प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में। हमने जो इकोनॉमी का रिवीजन किया उस पे बेस्ड, ठीक है, तो उसको देख लेना और अपनी प्रिपरेशन का लेवल देखना कहाँ स्टैंड करते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।